आज हम लोग देखेंगे उपसंयोग यौगिक में कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने संयोक्ताबंध सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। उसकी कुछ कमियां थी कि उसमें जो है चुंबकीय गुण का वह सही से विश्लेषण नहीं कर पाता है, और चुंबकीय गुण अगर पता नहीं हो तो उसका ज्यामिति भी हम लोग सही से निकाल नहीं पाते हैं। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है जो कि हमको ज़्यादा बेहतर है ज्यामिति को प्रिडिक्ट करना, संकरण इन सबों के प्रिडिक्ट करने में, इसका जानकारी लेने में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में ज़्यादा बेहतर मदद करेगा, जिससे कि उसको ज्यामिति इसको भी शामिल कर लोगे तो जो कि संयुक्ताबंध सिद्धांत में जो भी दिक्कतें होती है वह तुमको क्या हो जाएगा, इसमें आसान हो जाएगा। तो उसमें ज्यामिति निकालने के लिए कुछ सीखा होगा, संकरण वगैरह। आज इस सिद्धांत के आधार पर उसका ज्यामिति और संकरण ये सब निकालना तुमको ज़्यादा ईजी रहेगा। तो पहले इस स्थिति को समझते हैं, उसका कुछ उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे। क्रिस्टल क्षेत्र में सिद्धांत में, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में धातु एवं लिगंड के आबंध को आयनिक बंधन के रूप में समझा जाता है, जिसमें ऋणायन एक बिंदु आवेश की तरह लिया जाता है। धातु के d ऑर्बिटल की ऊर्जा समान होती है जो कि लिगंड के समीप आने पर समाप्त हो जाती है। मतलब इसका जो तुमको है, इसका जो मान होगा ये डिजेनरेसी समाप्त हो जाएगा। इसका सबका तो डी ऑर्बिटल का सभी की ऊर्जा समान है, जो कि लिगेंड के नजदीक आने के बाद समाप्त हो जाती है। डी के दो ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल या नाम ही दे दो dx² y² एवं dz² अक्ष के अनुदिश होते हैं, जिस पर लिगेंड का विकर्षण अधिक होने के कारण इसकी ऊर्जा अन्य तीन डी ऑर्बिटल dxy, dyz एवं dxz से अधिक हो जाती है। इसका तुमको अधिक हो जाती है। तो इसमें अर्थात डी ऑर्बिटल दो ऊर्जा स्तर में बढ़ जाता है। अर्थात डी ये दो ऊर्जा स्तर में बढ़ गया तो कम वाला हो गया T2G। तो ये 3 का एक ऑर्बिटल हो गया डी ऑर्बिटल, जैसे तुमको है ये डेल्टा हो, मतलब कि अष्टफलकीय या विपाटन कहते हैं। इस प्रकार डी ऑर्बिटल में T2G के 3 एवं EG के दो ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं।
तो T2G के 3 और EG के 2 ऑर्बिटल प्राप्त होंगे। तो ये तुमको T2G यहाँ हो गया, तुमको यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हो गया जो T2G के होंगे, 1 2 3, ये T2G हो गया और ये EG के 2 ऑर्बिटल मिलेंगे। और इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतराल हो गया ये तुमको डेल्टा O कह सकते हो, इसको डेल्टा O ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर कहें। ये T2G के 3 ऑर्बिटल हो गए और EG के 5। अब एक ऊर्जा स्तर में नहीं रह के ये 2 ऊर्जा स्तर में बट गए, इसको कहते हैं डेल्टा O हो गया तुमको अष्टफलकीय ज्यामिति में ऊर्जा का अंतर। ऊर्जा का अंतर ये तुमको T2G वाला EG का ज्यादा हो गया ऊर्जा, EG का जो ऊर्जा है ये ज्यादा है और T2G का कम होगा। और इसका जो अंतर है दोनों का ऊर्जा डेल्टा O बराबर हो गया एनर्जी ऑफ EG माइनस एनर्जी ऑफ T2G। ये तुमको अब ये जो विपाटन होगा ये तुमको अष्टफलकीय रिक्ति में, देखो अब अष्टफलकीय रिक्ति में क्या होता है, 6 ऑर्बिटल चाहिए होते हैं हमको। तो अष्टफलकीय रिक्ति में ये जो विपाटन है ज्यादा होता है और चतुष्फलकीय में कम होता है। जैसे कि कोई अगर मान लेते हैं अष्टफलकीय संकुल में डेल्टा ऊर्जा का विपाटन मतलब इसमें जो तुमको 4 लिगेंड वाले संकुल से अधिक होता है। डेल्टा T बराबर होता है, ये टेट्राहेड्रल के लिए 4 के लिए 4/9 डेल्टा O4 ऑक्टाहेड्रल T4 टेट्राहेड्रल, 4 वाला में ये कम होगा और ये विपाटन अधिक होता है। तो इससे तुमको ज्यामिति में कैसे प्रभावित होगा इसको हम लोग देखते हैं। अब इसको ये तुमको क्या होगा, ये जैसे जैसे लिगेंड, जब इसमें जो है तुमको लिगेंड जिसका फील्ड अधिक होगा, यह विपाटन लिगेंड के आधार पर भी अलग अलग होता है। लिगेंड जिसका क्षेत्र मतलब क्या कहते हैं मजबूत होता है, उसका विपाटन अधिक एवं कमजोर लिगेंड का विपाटन कम होता है। तो विपाटन तुमको जो है ये जो सबल लिगेंड का तुमको क्या होगा, ज्यादा, ये ऊर्जा ज्यादा हो जाएगा। इससे हम लोग ज्यामिति में देखें डेल्टा O का मान ज्यादा हो जाएगा सबल वाला में। तो इसको जो है तुमको हम लोग एक इसका जो श्रेणी बनाते हैं, तो ये देखो तुम्हारा क्या है, श्रेणी जो तुम्हारा है, जैसे श्रेणी लिगेंड का मतलब कहते हैं लिगेंड का मतलब क्रम। ये पहले दुर्बल देंगे हम लोग, पहले दुर्बल वाला लिखेंगे फिर सबल वाला। तो दुर्बल में जैसे तुमको लिख देते हैं I-, सबसे दुर्बल हो गया। इससे ज्यादा तुमको होता है सबल Br- के बाद तुम्हारा हो गया Cl- लिख दो, Cl- के बाद S2-, इसके बाद है तुमको F-, फिर है OH-, के बाद तुम्हारा आ गया जैसे कि NH3, C2O4 ऑक्सिलेट आयन ले लो, फिर वाटर, जल हो गया, फिर NH3 ले सकते हो, अमोनिया के बाद तुम ले लो क्या कहते हैं पहले CN, पहले EN तब CN, इथेन 1,2 डाइनाइट्राइल, फिर CN साइनाइड और तब CO। ये सबसे लिगेंड है, सबसे ज्यादा विपाटन मतलब CO करेगा, सबसे अधिक विपाटन, सबसे अधिक डेल्टा, सबसे अधिक विपाटन मतलब ऊर्जा सबसे अधिक ज्यादा ही करेगा, और ये सबसे कम करेगा, सबसे कम विपाटन इधर होगा तुम्हारा I- का सबसे कम विपाटन, सबसे कम।
सबसे कम विपाटन में दुर्बल, ये सबसे दुर्बल हो गया, और इधर तुम्हारा हो गया ये सबल, दुर्बल बने बढ़ते क्रम में ये सबल धीरे धीरे सबल की ओर जा रहा है इधर धीरे धीरे। तो ये तुमको विपाटन जैसे जैसे होगा ये बढ़ते जाएगा। और इससे अंतर क्या पड़ेगा, तो एक जो चीज है तुमको, अब इसको जब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसका हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि क्या इसका अंतर पड़ता है। तो जैसे कि अभी यहां तक समझ गया कि तुमको जब और लिगेंड जब किसी धातु के करीब आते हैं तो उसका जो धातु के जो 5 d ऑर्बिटल होते हैं उन सबों की ऊर्जा समान नहीं रह पाती है, बल्कि उसके ऊर्जा में क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। 3 जो है जो कि 3 जो है तुमको जिसका ऊर्जा कम रहता है, और जो अक्ष के अनुदिश होते हैं 2, dx² y² dz², उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। और इस प्रकार से 2 ऊर्जा स्तर में ये क्या हो जाता है, बंट जाता है। ये 2 ऊर्जा स्तर में बंट जाएगा, और 2 ऊर्जा स्तर में बटेगा, जिसको हम लोग T2G और EG के नाम से जानते हैं। तो T2G और EG के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब है इसके बाद तुम्हारा है T2G और EG। अब जैसे कि कुछ उदाहरण से इसको समझते हैं, जो सबल और दुर्बल लिगेंड के कारण क्या अंतर पड़ेगा। एक उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं, जैसे जो उदाहरण के पिछले लेक्चर में भी हम लोग लिखे थे, जैसे CONH3 होल 6 3+, अगर ये तुम्हारा लिगेंड है, और NH3 सामान्यतः तुमको इसकी ऑक्सीजन संख्या 3 हो गई, तो इसको x + 0 × 6 = 3 हो गई, x = 3। तो कोबाल्ट का 3+ का आर्गन 18 और कोबाल्ट का 27, तो 3D 3 घट गया, तुमको 3D 6, 4s वाला इलेक्ट्रॉन तुमको निकल गया और ये कोई s से निकल गया, तो ये तुम्हारा होगा 3D 6। अब इसको यहाँ पर भर के देखते हैं। देखो ये इसको, इस जानकारी के बाद ये अब 3 ऑर्बिटल यहाँ पर होंगे जो कि यहाँ पर जो कम ऊर्जा स्तर में रहेंगे, और 2 रहेंगे जो कि ज़्यादा ऊर्जा स्तर में रहेंगे, ये EG, और इधर हो गया T2G। अब यहाँ पर है हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब याइए यहाँ पर ये जो विपाटन हुआ होगा ऊर्जा का, 3 इलेक्ट्रॉन भरने में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे, पहले हुंड नियम के मुताबिक इसमें दूसरा भरे और इसमें तीसरा भर दिया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन भरने का 2 विकल्प है, या तो आप इसमें 1 भरेंगे या इसको डबलिंग करेंगे। यहाँ पे 2 विकल्प है हमारे पास। अब या तो ऊपर एक सिंगल भरें, अगर देखो अब क्या है यहीं पर, अगर ये विपाटन ज्यादा हुआ ऊर्जा का अंतराल, तो हमको इधर जाने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगा। और दूसरा है कि अगर हम इसको पेयरिंग करते हैं तो यह भी विकर्षित करता है, तो युग्मन में भी ऊर्जा चाहिए और यहां जाने में भी ऊर्जा चाहिए। तो यह जो चीज देखा जाता है कि अगर विपाटन ये ज्यादा होगा, ज्यादा ऊर्जा का अंतराल, जो सबल लिगेंड है, अगर तो सबल लिगेंड है तो क्या करेगा, ये विपाटन ज्यादा कर देगा, तो आसान पड़ेगा युग्मन कर देना ही। सबल लिगेंड में ये युग्मन करना ही क्या पड़ जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब कि NH3 सामान्यतः देखोगे तो अच्छा दूर पे था ये, जैसे फ्लोरीन, यहाँ पर आयोडीन था, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब रहेगा, तो दुर्बल लिगेंड में है, तो उसमें विपाटन कम होगा। NH3 में विपाटन क्या होगा, NH3 में विपाटन डेल्टा O ज्यादा होने के कारण NH3 लिगेंड में डेल्टा O का मान अधिक होने के कारण युग्मन में कम ऊर्जा लगेगी, युग्मन करना आसान है। मतलब कि ये ज्यादा विपाटन हो गया तो इसमें डबलिंग कर दीजिए। तो आपके पास देखिए डबलिंग कर दिए, इसका एक थ्योरी हो, जैसे कि इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग ये कहते थे कि ये चूंकि प्रति चुंबकीय है इसलिए युग्मन करिए। हम अब ये बात इसका सहारा छोड़ दिए, हमारा कहना है कि ये NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है इसलिए ये युग्मन हो ही जाएगा, क्योंकि ये विपाटन ज्यादा हो गया। ये हम लोग एक थ्योरी डेवलप कर लिए, तो इसको जो है क्या कर दिया, ये ज्यादा विपाटन हो गया इसलिए इसमें डबलिंग कर दिया जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाएगा, इसमें डबल कर दीजिए, इसमें भी, तो ये भी तुमको क्या होगा, इसमें भी डबल कर दिए, तो क्या होगा 6 सब इलेक्ट्रॉन क्या होगा तुम्हारा, ये 6 ये डबल हो गया। तो इसमें कितना ऑर्बिटल बच गया हमको, 3D में ये 2 खाली बच गए, तो 3D में 2 खाली बच गए और हमको 6 ऑर्बिटल चाहिए।
तो 3D में 2 ऑर्बिटल खाली हो गए और हमको चाहिए कितने, 6। तो 6 चाहिए तो क्या होगा तुमको, 3D के 2 ऑर्बिटल लगेंगे, 4s के 1 और 4p के 3 लगेंगे। तो इसका संकरण क्या होगा तुमको, d2sp3 और अष्टफलकीय ज्यामिति होगा ही। तो ये देखो, इसमें हम लोग क्या कर पाए, एक सिद्धांत के रूप में इसको हम बता पाए कि नहीं आपको ये लगेगा। और उसमें जो हो रहा था कि ये हम लोग ये बता नहीं पा रहे थे, और इसलिए ये तो क्या होगा, या तुमको सभी चुंबकीय गुण भी हम बता देंगे, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा तुमको, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो ये देखो हम लोग इसका क्या कर पाए, इस सिद्धांत के आधार पर बिल्कुल क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से इसका आसानी से हम लोग ये बता पाए ये क्यों युग्मित हो रहा है। क्योंकि इसका विपाटन ज्यादा होगा तो युग्मन में, तो इसमें ऊर्जा जाना मुश्किल होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन को जाना, इसलिए क्या होगा तुमको, इसी में इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मन हो जाएगा। लेकिन यह विपाटन, यही बात देखो उल्टा हो जाएगा। जैसे तुम्हारा था COF6 अगर यही काम अभी करें, COF6 चलिए इसी का देखिए, x प्लस -1 × 6 बराबर -3, तो x हो गया +3, तो ये भी +3 हो गया। तो CO3 प्लस में तुम्हारा सेम है, आर्गन 18 और 3D 6 हो गया। तो चलिए इसमें अब इसका जब करेंगे, ये F कम वाला है, F में जब करेंगे तो ये जो विपाटन है ये कम होगा। तो F माइनस दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, तो F माइनस दुर्बल लिगेंड, इसका देखो कैसे भराएगा। T2G में ये तो पहले 3 भराया, 1 2 और ये 3 T2G में। अब की बार जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये विपाटन कम होगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और 5वां इसमें चला जाएगा, EG में, ये विपाटन कम होने का, और छठा यहां आ जाएगा तुमको 3D6। अब इसमें क्या है, ये तुमको जो है इसमें डेल्टा वो कम था, ये लिगेंड कम होने का कारण ये क्या था, कम था। तो अब इसे 3D क्या होगा, 3D तो भरा हुआ है, 3D तो उपलब्ध नहीं है, तो 3D प्लस यहाँ 6 गो चाहिए, ये हमको 6 गो चाहिए, तो क्या होगा अब तुम्हारा 4s का 1 गो लीजिए, 4p का 3 गो और 4d का लीजिए 2 गो। तो इसका संकरण क्या हो गया, sp3d2 संकरण, संकरण हो गया। और ये क्या होगा, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, अनुचुंबकीय हो गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय ये होगा, अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक इसको इंग्लिश में कहते हैं, पैरामैग्नेटिक, ये व्यवहार शो करेगा। तो देखो ये क्लियर कट डिफाइन हो गया। फ्लोरीन देखा होगा, फ्लोरीन अभी जो लिखे थे फ्लोरीन पहले पढ़ रहा, तो फ्लोरीन जब पहले पड़ेगा तो वह क्या होगा तुम्हारा, वह तुमको इसमें जो है तुमको इसमें कहा, इसमें तुमको ये विपाटन क्या नहीं कर पाएगा, ये विपाटन कम करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को युग्मन के बजाय कहां जाना आसान था, ऊपर जाना आसान था, इसलिए वो कहां चला गया, ऊपर चला गया। और इस प्रकार से हम लोग इसकी ज्यामिति पूर्णतः क्या कर पाए, डिसाइड कर पाए। जो कि पिछले में तुमको ये हुआ था, उसका चुंबकीय गुण पता होगा तभी हम लोग उसकी ज्यामिति डिसाइड कर पा रहे थे। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इसको ज्यादा बेहतर वे में क्या करता है, इसको प्रिडिक्ट करता है। और ज्यादातर तुमको क्या होता है कि जो चतुष्फलकीय में तुमको क्या होता है, इसमें जो विपाटन बहुत कम होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग दुर्बल, जो है तुम्हारा ज्यादा, देखो जैसे जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसको हाई स्पिन वाला कहते हैं, उच्च स्पिन वाला। तो उसमें तुमको जनरली क्या होता है, ये जो स्प्लिटिंग होता है तो उसमें क्या होगा, तुमको टेट्राहेड्रल संकुल में जो मतलब कि 4 संकुल वाले में तुमको टेट्राहेड्रल वाले संकुल में क्या करेगा, उसमें विपाटन कम होता है, इसलिए तुमको उच्च संकुल वाला जो तुम्हारा निम्न वाला सब, तुम निम्न प्रचक्रण वाला कम ही पाया जाता है, बल्कि सब क्या पाया जाएगा, सब में तुमको ज्यादातर ऊपर चला ही जाएगा इलेक्ट्रॉन टेट्राहेड्रल में। और इस प्रकार से ज्यामिति को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। और इसमें तुमको देखो संकुल का रंग, रंग का मतलब कि रंग, इसका देखो संकुल यौगिक जो होते हैं, संकुल यौगिक में, संकुल यौगिक में इलेक्ट्रॉन दृश्य विकिरण को अवशोषित कर, इलेक्ट्रॉन दृश्य विकिरण को अवशोषित कर, अवशोषित कर, अवशोषित कर T2G से EG कक्षक में, EG कक्षक में जाते हैं,
जिसके फलस्वरूप संकुल यौगिक अवशोषित विकिरण के पूरक रंग प्रदर्शित करते हैं। तो ये तुमको जो अवशोषित होगा उसको एक पर्टिकुलर रंग तुमको अवशोषित होगा, और ज्यादा अवशोषित होगा जो रंग उसका जो है तुमको एक जो छइयों मिलके एक अवशोषित हो गया तो जो कलर बचेगा छइयों मिलके उसका पूरक रंग कहते हैं। तो जैसे पीला कलर अगर अवशोषित हो तो उसका लाल रंग दिखाई पड़ेगा, तो वो लाल उसका पूरक रंग हो गया, तो उसका तुमको लाल रंग वो अयौगिक दिखाई पड़ेगा, जिसको पूरक रंग कहते हैं। और दूसरा विपाटन जितना अधिक होगा, अगर विपाटन ज्यादा होगा तो ई बराबर होता है HC बाय लेमडा, या डेल्टा ओ बराबर क्या होगा तुमको, डेल्टा ओ बराबर HC बाय लेमडा हो गया। तो अगर विपाटन ज्यादा तो तरंगदैर्घ्य कम, विपाटन अधिक, लेमडा ओ ज्यादा, मतलब ज्यादा कब होगा, सबल लिगेंड। तो उसके लिए क्या होगा, सबल ये विपाटन ज्यादा तो तरंगदैर्घ्य लेमडा कम, तरंगदैर्घ्य कम होगा। तरंगदैर्घ्य कम किसका होता है, भिवग्योर जैसे कहते हैं, बैनी आह पिनाला। तो ये तुमको क्या होगा, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तरंगदैर्घ्य कम, और इधर तुमको तरंगदैर्घ्य अधिक होता है इसका। तो जाहिर है कि लाल तुमको जैसे देखो तरंगदैर्घ्य तुमको जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे सबल लिगेंड आता जाएगा उसका जो है तरंगदैर्घ्य क्या होता जाएगा, अवशोषित वाला तरंगदैर्घ्य क्या होता जाएगा, उसका कम होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे तुमको सबल लिगेंड आएगा लेमडा कम होता जाएगा, मतलब ये बैगनी तरफ इधर के तरफ ये अवशोषित ज्यादा करेगा, तो इसका पूरक रंग देगा। और अगर तुमको ये स्प्लिटिंग कम हुआ तो ये लाल तरफ में अवशोषित करेगा और उसका पूरक रंग क्या करेगा, वह देगा। तो ये पूरक रंग ये जो तुमको जो अवशोषित होगा वह रंग नहीं देगा, बल्कि उसका पूरक रंग वो शो करता है। तो जिसका तुमको ये रंग का भी विश्लेषण, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत रंग का पूर्णतः विश्लेषण करता है। क्योंकि यह तुमको जो स्प्लिटिंग होता है T2G से EG, तो क्या यहाँ पर सिद्धांत ही बताया रंग क्यों प्रदर्शित करेगा, इसको डीडी ट्रांजिशन भी कहा जाता है कि ये तुमको ऊर्जा को, एनर्जी को, यहां से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहां पर, यह इलेक्ट्रॉन यहां से क्या लेकर के ऊर्जा को लेकर इसमें चले जाते हैं, और इसमें ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, इसको विकिरण को अवशोषित करेगा, यहां पर विकिरण को लेगा और इससे ऊर्जा यहां गया, और इसके लिए विकिरण अवशोषित करेगा। तो ये जितना विपाटन अधिक होगा वेवलेंथ उतना कम विकिरण को अवशोषित करेगा बैगनी की तरफ को, और उसका पूरक रंग वह प्रदर्शित करेगा। इसके आधार पर इसका रंग को हम लोग विश्लेषण करते हैं। तो ये लिगेंड की प्रकृति पर भी निर्भर किया, लिगेंड जितना अधिक विपाटन करेगा तो मतलब जो रंग होता है, रंग धातु के साथ साथ रंग जो होगा तुमको धातु एवं लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है, लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है। तो ये तुमको जैसे कि CuSO4 में, जैसे CuSO4 रंगहीन होता है, लेकिन जब इसमें क्या करेंगे, ये रंगहीन हो गया, पहले कोई रंग इसमें विपाटन नहीं हुआ है, CuSO4 में d ऑर्बिटल का कोई विपाटन नहीं हुआ, लेकिन जब CuH2O होल 6SO4 ऐसा हो जाएगा तुमको, ये जब आएगा तो ये तुमको ये Cu2+ बन गया ये, और ये H2O लिगेंड होगा तो इसका नीला रंग हो जाता है, इसका रंग क्या हो जाएगा, तब ये तुमको नीला रंग ये प्रदर्शित करेगा, नीला रंग प्रदर्शित करेगा ये। तो इस प्रकार से क्या होगा तुमको, ये देखो जबकि ये रंगहीन था, लेकिन ये जब लिगेंड आ गया तो इसमें क्या करने लगा, रंग ये T2G EG तुम्हारा होने लगा, और इस कारण से इलेक्ट्रॉन इधर से उधर करने लगे, और ये क्या होगा, रंग प्रदर्शित करेगा। तो ये तुमको, जबकि उसके पहले क्या था, ये कोई रंग प्रदर्शित नहीं कर रहा था। तो ये इसका पूरा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इसको पूरी तरह क्या करता है, इसका विश्लेषण करता है, रंग का, चुंबकीय गुण का, इन सबों का पूर्णतः विश्लेषण करता है, उसकी ज्यामिति, इन सबों को क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। और उसमें यही है, ध्यान रखना होगा कि जैसे कि उसमें जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड में जैसे कौन कौन हो गया, स्ट्रॉन्ग दुर्बल में कौन किसको, जैसे अमोनिया को रखे, En है, Cn हो गया तुम्हारा दुर्बल, सबल में आएगा, NH3, Cn, CO और En, इन सबों को क्या लोगे तुम, C2O4 को भी ले सकते हो, ऑक्जेलेट को भी, तो ये सबको लिया जाएगा तुमको सबल लिगेंड में लेते हैं हम लोग। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब दुर्बल लिगेंड में आते हैं। तो इसमें तुमको, इसमें दुर्बल लिगेंड का मतलब ये हो गया, इसमें पेयरिंग के बजाय कहां चले जाएंगे हम लोग, ऊपर चले जाएंगे। तो ऊपर चले जाएंगे तो ये तुमको उच्च स्पिन, मतलब ज्यादा चुंबकीय मोमेंट आएगा, चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा आएगा इसमें, तो इसको हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स कहते हैं,
जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चले जाते हैं पहले। तो ये तुम्हारा हो गया इसका विश्लेषण। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का जो तुमको है इसे तो विशेषता ये रहा तुमको कि ये विशेष कि तुमको यह एक इसमें जो कमियां है कि तुमको जैसे कि जो कि फ्लोर जो रिनायन वाला है वह तुमको वही तुमको क्या करता है, इसमें तुमको ज़्यादा विपाटन कम विपाटन करता है, और धना जो कि न्यूट्रल वाला निगेटिव उदासीन वाला वही कम ज़्यादा विपाटन करता है। तो इसको एक्सप्लेन क्या नहीं किया जा सका, नहीं किया जा सका कि विपाटन आफ्टर ऑल जो कि न्यूट्रल वाला है EN, जैसे EN है, CO है, NH3 है, ये सब रिनायन वाला जो लिगेंड है उसके तुलना में अधिक विपाटन करता है। तो इसको एक्सप्लेन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत नहीं कर पाता, जो कि इसकी कमियां रही। और इसके बाद तुमको जो है इसका जो है रंग को भी हम लोग एक्सप्लेन कर दिए। अब है तुमको धातु कार्बोनिल। धातु कार्बोनिल, धातु कार्बोनिल, कार्बोनिल मतलब CO यौगिक। धातु CO के साथ सिग्मा एवं पाई बंध बनाकर अस्थाई धातु कार्बोनिल यौगिक बनाता है। अस्थाई धातु कार्बोनिल यौगिक का निर्माण करता है, निर्माण करता है। सिग्मा बॉन्ड बन गया। सिग्मा बॉन्ड जो सिग्मा बंधन CO के इलेक्ट्रॉन युग्म को, इलेक्ट्रॉन युग्म धातु के d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखने के कारण, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखने के कारण तथा पाई आबंध धातु के इलेक्ट्रॉन, धातु के इलेक्ट्रॉन CO के एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ही लिख दो, प्रतिचुंबकीय एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में, पाई स्टार मतलब कह सकते हो, पाई स्टार भी कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार ऑर्बिटल में रहने के कारण, में भरने के कारण बनता है, बनता है। इससे इसको अस्थायित्व मिलता है, सिग्मा ही बन जाता है। धातु के इलेक्ट्रॉन CO के ऑर्बिटल में चला गया, प्रतिबंधित में एंटी बॉन्डिंग में, ये इस पाई स्टार में, और CO के इलेक्ट्रॉन धातु के जो है तुमको हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। और इस प्रकार से दोनों के बीच में क्या हो गया, तुमको एक सिनर्जिक इफेक्ट आ जाएगा दोनों के कारण, और इस प्रकार से ये अस्थायी यौगिक बनता है। जैसे कुछ उदाहरण के रूप में, जैसे कि तुमको है जैसे होल, पहला है तुमको NiCO होल 4, NiCO होल 4, NiCO होल 4 में क्या हो जाएगा तुमको, ये तुमको बन जाएगा तुमको, ये टेट्राहेड्रल ज्यामिति होता है। इसका क्या हो गया ज्यामिति, NiCO होल 4, ये न्यूट्रल हो गया, तो ये CO का तुम्हारा हो गया, तो ये तुमको ज्यामिति इसकी क्या हो जाएगी, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय इसकी ज्यामिति हो जाएगी। FeCO होल 5, FeCO होल 5, ये क्या हो गया, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ये 5 है तुमको, तो 5 में तुमको त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है। CrCO होल 6, ये तुमको क्या हो गया, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, ये इसकी ज्यामिति होती है। इसके अलावा तुमको 2 और यौगिक दिया हुआ है, जैसे Mn2CO होल 10, तो इसका जो तुमको होता है, इसमें Mn के बीच में, एक Mn में तुमको 5-5 रहेगा, और Mn के बीच में Mn तुमको यहां पर हो गया, Mn और Mn का बॉन्ड होगा बीच में, और सब तरफ क्या होगा, CO 5-5 फैले हुए रहेंगे। ये द्विपिरामिडीय तुमको 5 गो CO इसमें रहेगा, इसमें 3, और ये जो त्रिकोण 3 गो हो गया तुमको, ये त्रिकोणमितीय, और ये तुमको द्विपिरामिडीय, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बना लिया। ये संरचना इधर क्या होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, इधर भी क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बन जाएगा। यहाँ भी
ये 3 को इधर हो गया प्लेन में रहेगा, एक दोनों ऊपर नीचे रहेगा। तो ये त्रिकोणीय द्विप्राण और MnMn का सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसके बाद तुमको है एक है तुमको दिया हुआ CO कोबाल्ट, CO होल 2, CO होल 8, CO होल 8। तो इसमें होता है, इसमें जो कोबाल्ट का जो बॉन्ड बनेगा, इसमें कोबाल्ट में देखो कैसा बॉन्ड बनेगा। इसमें जो कोबाल्ट का जो तुमको बॉन्ड है, दो कोबाल्ट के बीच में एक CO रहेगा ऐसे इस ढंग से, और एक CO इस ढंग से तुमको जुड़ा हुआ रहेगा, और बच गया 3 तो 3 इधर रहेंगे तुमको, ये तुमको 3 CO इधर की तरफ रहेगा और 3 CO इधर की तरफ जुटा हुआ रहेगा। इस तरह की आकृति क्या करेगा, ये बनाता है ये तुमको। तो ये तुम्हारा हो गया, ये धातु कार्बोनिल के ये तुमको बंधन हो गए, और ये तुमको अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है ये। अब है तुमको अस्थायित्व की बात है, जो तुमको लिगेंड के साथ जब जुड़ता, धातु के साथ जब लिगेंड जुड़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका अस्थायित्व, जैसे एक लिगेंड जुटा तो उसका अस्थायित्व ज्यादा होता है, दूसरा लिगेंड जुटेगा तो उसका अस्थायित्व धीरे धीरे कम होता जाता है, जो कि उसके साम्यावस्था स्थिरांक से भी स्पष्ट होगा तुम्हारा। धातु का जैसे कि अगर हम लोग एक लिगेंड जोड़ें तो उसका जो तुमको होगा, जैसे उसका K का मान भी दिया हुआ है, जैसे CuNH3 के रूप में तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, उसका अस्थायित्व की चर्चा करते हैं। उपसंयोजन यौगिक का अस्थायित्व, तो चिलेटिंग एजेंट जो होता है उसमें देखेंगे कि तुमको सामान्य लिगेंड की तुलना में ज्यादा अस्थायित्व होता है। यह भी देखते हैं चिलेटिंग एजेंट, तुमको चिलेटिंग एजेंट जो दो तरफ से जुड़ सकता है एक समय में, जैसे डाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, ये सब तुमको ज्यादा अस्थायित्व देता है। तो K का मान तुमको ओवरऑल क्या होगा, तुमको बढ़ जाएगा। उपसंयोजन यौगिक का अस्थायित्व, उपसंयोजन यौगिक का अस्थायित्व इसमें क्या है तुमको, इसमें तुमको जैसे धातु को जोड़ते जाएंगे, जैसे कि Cu है, NH3 एक जोड़े तो ये बन गया CuNH3 होल पर एक प्लस। इसमें जो तुमको जो K1 क्या होगा, तुमको इसको जो K1 अगर कहें तो K1 क्या होगा, जो तुमको बना, ये तुमको इसको ऊपर लिखिए प्लस बटे Cu और फिर NH3, ये तुम्हारा हो गया। तो इसका जो K1 का मान दिया, इसका लॉग K1 का मान है तुमको, या K1 का मान 10 पावर 2 हो गया, तो इसका लॉग ले लेंगे तो 10 पावर 4 हो गया, इसका मतलब ये 4 हो गया। अब देखो ये 4 ज्यादा अस्थायी, या K1 का मान 10 पावर 4 हो जाएगा, K1 जो कि इधर 10 बेस पर है तो इसका वैल्यू 10 पावर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम लोग इसका लेते जाएंगे, जैसे कि अब तुमको दूसरा जोड़ें, अगर दूसरा का मतलब हो गया कि CuNH3, ये पहले से एक जुटा हुआ है CuNH3 और इसमें एक प्लस है, अब प्लस एक और NH3 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा आपका, CuNH3 होल 2 बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। तो इसका K2 का मतलब क्या समझ जाएगा होगा, ये तुमको अब इस बार लिख दे रहे हैं, उसके बाद से अपने लिखेंगे CuNH3 होल 2 जो राइट साइड वाला है उस पर प्लस बटे क्या होगा तुमको CuNH3 होल प्लस और इधर इधर NH3 का, और इसमें K2 जो आएगा तुमको लॉग K2 का मान है इसमें 3.2 है, इसका लॉग K2 का मान 3.2 हो गया। इसी प्रकार अब जैसे कि तुमको तीसरा जुटेगा तो K3 हो गया लॉग K3, जैसे K3 में अब समझ में आ ही गया, वो क्या करेंगे, एक NH3 को और जोड़ेंगे, एक NH3 को और जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुमको बढ़ जाएगा CuNH3 होल 3 अब प्लस हो जाएगा। तो इसका K3 समझ में आ गया, तो लॉग K3 का मान होता है इसका 2.7 होता है, तो इसका K3 का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। इसके बाद एक और तुमको जोड़ा हुआ है जिसको भी लिख ही दे रहे हैं, NH3 होल 3 प्लस NH3, इससे क्या बन जाएगा CuNH3 होल 4 और यहाँ पर प्लस, यहाँ हो गया लॉग K4, क्या हो जाएगा लॉग K4 का मान यहाँ पे 2 हो गया। तो अब सबका जो बीटा होगा, सबका जैसे तुमको अगर इसको ओवरऑल रिएक्शन सबको जोड़ दें हम लोग तो Cu प्लस 4NH3 बीच में कट के बन जाएगा CuNH3 होल 4 और ये हो गया प्लस। तो इसका मान अगर बीटा हो गया, बीटा बराबर K1 K2 K3 K4,
तो ये तुम्हारा हो गया बीटा कह सकते हैं। तो इसका जो लॉग बीटा कहेंगे तो ये लॉग क्या होगा, सबका लॉग का सम हो जाएगा, लॉग k1 जोड़ लॉग k2 जोड़ लॉग k3 जोड़ लॉग k4, दैट्स इक्वल्स टू हो गया 11.9। 4 जोड़ 3.2 जोड़ 2.7 जोड़ 2, दैट्स इक्वल टू 11.9। तो ये 11.2 हो गया। तो इसका अस्थायित्व टोटल हो गया। जैसे जैसे देखो इसमें जैसे जैसे जुड़ते गया अस्थायित्व कम होता गया जिस प्रकार से, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये अस्थायित्व सबसे अधिक है ये। लेकिन चूंकि अस्थायित्व धीरे धीरे बढ़ता ही गया, ऊपर से जोड़ने पर अस्थायित्व क्या हो गया, मतलब कि एक लिगेंड Ml का अस्थायित्व कम है, उससे ज्यादा किसका हो गया, Ml का अस्थायित्व कम है, उससे ज्यादा अस्थायित्व किसका हो गया, Ml2 का अस्थायित्व 2 जब जुटा अस्थायित्व बढ़ रहा है, अस्थायित्व बढ़ना। ये तुमको Ml3 जब 3 जुटा तो और बढ़ा, Ml4 4, तुमको जैसे K का मान ओवरऑल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए क्या होगा तुमको अस्थायित्व धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, इसका बढ़ते गया है, ये अस्थायित्व इसका ज्यादा है और इन समों की तुलना में। तो ये तुमको K का मान जितना अधिक होगा, ओवरऑल Ml4 का K हो गया 11.9, तो उसका अस्थायित्व सबसे अधिक है। और इसको तोड़ना जस्ट उसके उल्टा होगा, 1/K हो जाता है इसका। और अब जो है अंतिम में तुमको जो बता दे रहे हैं कि दूसरा बताते हैं कि किलेटिंग रीजन जो होता है वह तुमको ज्यादा अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है। अब है तुमको इसके बाद एक है तुमको उपसंयोजक यौगिक के उपयोग देख लेते हैं हम लोग। तो उपयोग इसका बहुत से जगह पर किया जाता है, जैसे कि तुमको देखा होगा कि सोना चांदी के निष्कर्षण में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। NiCO4 देखा होगा तुमको, जबकि निकेल का हम लोग क्या करते हैं, निकेल का जबकि हम लोग शुद्धिकरण करते हैं तो उसमें भी इसका उपयोग करते हैं, निकेल कार्बोनिल यौगिक का निर्माण हम लोग करते हैं जिसको मॉन्ड विधि कहते हैं। इसके अलावा तुमको क्लोरोफिल जो है तुमको वह मैग्नीशियम का एक क्या है तुमको उपसंयोजक यौगिक है, और हीमोग्लोबिन लोहा का एक तुमको क्या है, लोहा का उपसंयोजक यौगिक है। विटामिन B12 कोबाल्ट का उपसंयोजक यौगिक है। और इसके अलावा बहुत से बीमारी के इलाज में भी उपसंयोजक यौगिक का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बहुत से यौगिक का तुमको कोई उसका जो गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण में कौन सा तत्व उपस्थित है इसकी जानकारी के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उसका जो है रंग वगैरह के आधार पर पता करते हैं, जो कि उपसंयोजक यौगिक का होता है। जल के कठोरता को दूर करने में भी तुमको, जल की कठोरता के दूर करने में भी इसका उपयोग करते हैं हम लोग उपसंयोजक यौगिक का। तो उपसंयोजक यौगिक के काफी उपयोग हैं, तो जिसमें से कुछ उपयोग का हम लोग अभी चर्चा कर देते हैं। उपसंयोजक यौगिक के उपयोग, ये तुमको हो गया गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण में, रंग और उसका कितना मात्रा इसको पता करने में, इसको पता करते थे गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण में। मात्रात्मक विश्लेषण में ये तुमको इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, जो कि तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जल की कठोरता दूर करने में, जल की कठोरता दूर करने में, जैसे Na2EDTA का प्रयोग करते हैं, इसमें Na2EDTA इसका उपयोग करके क्या करते हैं, इसको दूर किया जाता है। तीसरा, सोना या चांदी की निष्कर्षण में, सोना चांदी के निष्कर्षण में, धातु के निष्कर्षण में इसका उपयोग करते हैं। तीसरा हो गया। चौथा, निकेल जैसे धातु के शुद्धिकरण में, निकेल जैसे धातु के शुद्धिकरण में, शुद्धिकरण मतलब मॉन्ड विधि में करते थे इसको, NiCO4 बना करके इसको वाष्पित कर लेते हैं। ये तुम्हारा हो गया चौथा। पांचवा तुमको हो गया सोना चांदी का लेपन करने में, लेपन करने में डायरेक्ट लेपन करने के बजाय इसको सस्वयं यौगिक से लेपन ज़्यादा आसानी से होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। ये तुमको पांचवा हो गया। छठा कह सकते हो तुमको, तुमको जो कि है तुमको फोटोग्राफी में AGBR को, AGBR फोटोग्राफी में AGBR को Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट के साथ मिलाकर अस्थायित्व देने में, तो क्या हो जाता है तुमको AgS2O3 होल 2 और तुमको हो गया ये 3 माइनस,
ये यौगिक बना के इसको अस्थायित्व प्रदान करता है। AGBR और इसमें ये देगा तो तुमको इसमें अस्थायित्व इस ढंग से इसको प्राप्त होता है। फोटोग्राफी प्लेट में तुम्हारा हो गया, ये तुमको सातवां हो गया, सातवां हो गया ना, छठा, सातवां अब होगा। अच्छा, सातवां तुमको कह सकते हो ये विद्युत लेपन में हो गया। सातवां तुमको हो गया तुमको जैसे हीमोग्लोबिन, Fe का हीमोग्लोबिन हो गया तुमको, पहले क्लोरोफिल, मैग्नीशियम जो कि क्लोरोफिल मैग्नीशियम का अर्थ है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा का ये तुमको क्या है, और तुमको विटामिन B12 ये कोबाल्ट का होता है, कोबाल्ट का उपसंयोजक यौगिक है, उपसंयोजक यौगिक है ये सब। तो ये सब तुमको काफ़ी बायो जो कि जैव में भी काम आते हैं। सातवां, आठवां तुम कह सकते हो इसका, इसके अलावा तुमको आठवां जो तुम्हारा हो गया इस तुमको कोबाल्ट का। इसके बाद है तुमको आठवां हो गया तुम्हें कह सकते हो, और इसमें लेपन में तुम्हारा हो गया तो कौन सा छूट गया इसमें, एक है तुमको इलाज में तुम्हारा धातु का अधिक कॉपर Fe के इलाज में डी क्या नाम है इसका, पेनिसिल एमीन एवं फेरीऑक्सीन तुम्हारा दूसरा हो गया तुमको, और इसका है तुमको Fe, और लेड के लिए है EDTA के साथ है ना, PB के लिए EDTA और प्लेटिनम मतलब कि कैंसर के इलाज के लिए सिस्प्लेटिन, कैंसर के इलाज के लिए सिस्प्लेटिन, सिस मतलब संपर्क सिस होते हैं, सिस्प्लेटिन इसका उपयोग किया जाता है, माने इलाज में भी इसका उपयोग होता है। और ये तुम्हारा क्या होगा, इसके कुछ उपयोग हो गए धातु के तुम्हारा, और ये तुम्हारा उपयोग इसका किया जाता है। इसी के साथ ये जो तुम्हारा है ये अध्याय तुम्हारा है, ये चैप्टर भी खत्म हो गया तुम्हारा, और ये इसी के साथ फर्स्ट वॉल्यूम बुक भी तुम्हारा क्या हो गया, एनसीईआरटी का समाप्त हो गया। किसी भी स्टूडेंट को जो भी दिक्कत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में पूछना हो, क्वेश्चन बना रहे हो एनसीईआरटी से या किसी भी बुक से बना रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में, राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। और किसी भी प्रकार का नोट्स लेना हो या तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, या पर्सनल तुमको दिक्कत हो रही है उसके लिए भी तुमको ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क किया जा सकता है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है आपका सेकंड वॉल्यूम स्टार्ट होगा, और क्वेश्चंस वगैरह जो पूछने होंगे वो कभी भी पूछ सकते हो।